शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक, क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक, क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक और क्लास 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 तक। नमस्ते दोस्तों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दूरदर्शन के माध्यम से क्लास 9 और क्लास 10 की पढ़ाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज क्लास 9 में हम विज्ञान के पाठ गति के भाग 5 को पढ़ेंगे और गणित के पाठ बहुपद की शुरुआत करेंगे। क्लास 10 में हम गणित के पाठ वास्तविक संख्याएं और विज्ञान के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। इन सभी वीडियो के साथ हम कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी, जिसमें आप जरूरी बातों को नोट करेंगे। चलिए, बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है गति और आज हम इसका 5वां भाग करेंगे। तो इस भाग में हम जानने वाले हैं ग्राफ के बारे में और इसमें हम जानेंगे कि गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे होता है। तो इससे पहले चलिए जानते हैं कि ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं। तो ग्राफ 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है दूरी समय ग्राफ, दूसरा होता है वेग समय ग्राफ और तीसरा होता है त्वरण समय ग्राफ। परंतु आपको तीनों के बारे में नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ ऊपर के 2 पढ़ने हैं, क्योंकि त्वरण समय ग्राफ जो है वो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ और इसके बारे में सवाल नहीं आते। तो इसलिए आपको सिर्फ ऊपर के 2 ग्राफ पढ़ने हैं। पर ग्राफ पढ़ने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मोशन यानी कि जो गति है वो किस प्रकार की है। तो हम 3 तरह की गति का ग्राफ बनाएंगे। पहला तो है जहां पर जो वस्तु है वो स्थिर होगी, दूसरा जहां पर वस्तु एक समान गति से आगे चलेगी और तीसरा है एक समान त्वरण, जहां पर वस्तु का त्वरण एक समान होगा। तो शुरुआत करते हैं स्थिर से। तो स्थिर में क्या होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो वस्तु है वो मूव नहीं करेगी। तो इसके लिए मान लीजिए कि एक कार थी जो 40 किलोमीटर चली और उसके बाद जाकर रुक गई। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे दूरी समय ग्राफ। अब हम ये जानते हैं कि वो 40 किलोमीटर चल चुकी है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है ये 40 किलोमीटर को दर्शाता है। तो अब गाड़ी 40 किलोमीटर चलने के बाद रुक चुकी है, तो मतलब दूरी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, परंतु समय तो बढ़ता रहेगा ना। उदाहरण के लिए अगर 5 मिनट बीत जाता है, उसके बाद भी जो हमारी कार होगी वो जिस पॉइंट पे थी उसी पॉइंट पे रहेगी। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद कार तो चल ही नहीं रही। तो यानी कि जो कार है वो उसी दूरी पे रहेगी, परंतु समय बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह की एक सीधी रेखा बनेगी जो समांतर होगी समय के। अगर हम स्थिर वस्तु का वेग समय ग्राफ बनाए तो हम ये जानते हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसका वेग 0 होगा, क्योंकि वेग क्या होता है, विस्थापन अपॉन में समय। अब क्योंकि यहाँ पर विस्थापन हो ही नहीं रहा, क्योंकि वस्तु चल ही नहीं रही, तो उसका वेग क्या आ जाएगा, 0। मतलब कि वेग कहाँ पर होगा, यहाँ पर, और समय तो फिर भी बढ़ेगा। तो इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के ऊपर होगी। चलिए आप जानते हैं एक समान गति का ग्राफ कैसे बनेगा। तो एक समान गति में पहले देखते हैं दूरी समय ग्राफ कैसे बनेगा। अब हमारी वस्तु पहले कहाँ पे थी, 40 किलोमीटर पे। मान लीजिए अब वो एक समान गति से आगे बढ़ रही है, तो कुछ समय बाद वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अगर उतना ही समय और बढ़ेगा तो जितना आगे बढ़ी थी उतना ही और आगे बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं एक समान गति में क्या होता है कि अगर 1 सेकंड में कोई वस्तु 1 मीटर बढ़ी है तो अगले सेकंड में भी 1 मीटर ही बढ़ेगी। तो इसमें जिस तरह से टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारा जो दूरी है वो भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी, यानी कि एक सीधी रेखा
जो थोड़ी टेढ़ी होगी और ऊपर की ओर जा रही होगी, और ये हमें बताता है एक समान गति का दूरी समय ग्राफ। चलिए देखते हैं कि इसका वेग समय ग्राफ कैसे बनेगा। तो वेग समय ग्राफ में यहाँ पर हम जानते हैं कि एक समान गति है, यानी कि गति बदल नहीं रही, या फिर वेग कह लीजिए तो वेग बदल नहीं रहा। तो मान लीजिए उसका वेग था 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर क्या होगा, समय बढ़ेगा परंतु वेग 40 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा। तो जैसा कि हमारा स्थिर गति में दूरी समय ग्राफ बना था, ऐसा ही हमारा एक समान गति में वेग समय ग्राफ बनेगा, क्योंकि वेग बदल ही नहीं रहा। तो जब वो बदल ही नहीं रहा तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा, और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो समय के समांतर होगी। चलिए देखते हैं तीसरा ग्राफ, जो कि है एक समान त्वरण का ग्राफ। अब यहाँ पर अगर हम दूरी समय ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट अभी भी 40 किलोमीटर पे है। अब थोड़ा सा समय बढ़ेगा तो वस्तु थोड़ा आगे जाएगी, परंतु इस बार क्या होगा, अगर उतना ही समय फिर से बढ़ाएं तो वस्तु जितना आगे गई थी इस बार उससे ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि वस्तु का त्वरण हो रहा है तो उसकी गति बढ़ रही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वस्तु पहले जितना चली थी उससे और ज्यादा चलने लगेगी, और इसलिए क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक कर्व बनेगा जो कि ऊपर की तरफ मुड़ रहा होगा। तो ये हमारा दूरी समय ग्राफ होता है एक समान त्वरण का। अगर हम एक समान त्वरण का वेग समय ग्राफ बनाएं तो हम जानते हैं कि त्वरण एक समान गति से बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे त्वरण बढ़ेगा, और इसलिए एक सीधी रेखा बनेगी जो ऊपर की तरफ मुड़ी हुई होगी। तो ये हमारा वेग समय ग्राफ होगा। अब ग्राफ के ऊपर सवाल भी बहुत आते हैं, तो चलिए देख लेते हैं एक सवाल। तो सवाल ये है कि दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है दो वस्तु का A और B, और हमसे पूछा हुआ है दोनों में से किसका वेग ज्यादा है। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ने बराबर दूरी तय करी है, परंतु B को इस दूरी को तय करने में A से कम समय लगा है। तो क्योंकि उसे कम समय लगा है, यहाँ पर जो B है उसकी वेग ज्यादा होगी। अब यहाँ पर ग्राफ खत्म हो जाता है। अब हमें जानना है कि जो गतिज तीन समीकरण हमने पहले पढ़े थे उन्हें ग्राफ से कैसे निकालना है। अब ये एग्जाम में ज्यादातर पूछे नहीं जाते क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ है, परंतु अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आपको ये अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके लिए एक वेग और समय का ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि वेग और समय के ग्राफ से ही हम गतिज समीकरण तीनों के तीनों समीकरण निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु थी जो u वेग से जा रही थी, बाद में उसका वेग v हो गया, कुछ एक्सेलरेशन लगा, इसमें कुछ टाइम लगा, और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो था a से b, जिसे हमने s नाम दिया। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब टाइम 0 था तो वस्तु का वेग कितना था u। तो मान लीजिए वस्तु का वेग यहाँ पर कुछ था। अब वेग आगे जाकर बढ़ गया, परंतु वेग बढ़ने में कुछ समय भी लगा होगा, इसलिए थोड़ा सा समय बढ़ा और थोड़ा सा वेग बढ़ा। तो ये हमारा AB हो गया। अब यहाँ पर जो समय लगा है वो है O और ये वाला डिस्टेंस, और यहाँ पर कुछ समय लगा होगा जिसे हम कहेंगे T। अब यहाँ पर जो हमारा पूरा का पूरा मोशन है ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर चलिए इनको नाम दे देते हैं जिससे हम सारी चीजों को अच्छे से बता सकें। ये हमारा हो जाएगा U, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा V, इस वाले पॉइंट को हम कहते हैं C और इस वाले को कहते हैं D। और एक पॉइंट और जान लीजिए कि अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं तो इस ग्राफ के एरिया से हमें दूरी का पता लगता है। चलिए इस ग्राफ को अब रखते हैं साइड में और निकालते हैं गतिज समीकरण ग्राफ की मदद से। तो पहले समीकरण के लिए हम एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण की परिभाषा देखेंगे। तो उसकी परिभाषा थी अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग अपॉन में समय। अब यहाँ पर सीधा v माइनस यू अपॉन में t नहीं लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सारा डाटा कहाँ से लेना है, ग्राफ से। तो अंतिम वेग कितना है, यहाँ पर हमारा अंतिम वेग है b से d तक की दूरी, तो bd माइनस में प्रारंभिक वेग कितना है, o से a तक की दूरी, और समय कितना है, o से d तक की दूरी। अब हम यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे तो वैल्यू आ गई। अब इसके बाद तो हमें जानते ही हैं कि सॉल्व कैसे करना है, जैसे हमने इक्वेशन में सॉल्व किया था। t को ले जाएंगे a की तरफ और u को ले जाएंगे उसी तरफ, हमें पहला समीकरण मिल जाएगा v बराबर में u प्लस में at। चलिए अब निकालते हैं दूसरा समीकरण, परंतु हम जानते हैं दूसरे समीकरण के लिए हमें s चाहिए, यानी कि पूरा का पूरा दूरी, और दूरी किससे निकलती है, इस ग्राफ के एरिया से।
अब हम ये जानते हैं कि इस ग्राफ में दो शेप हैं। पहला तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल ABC और उसके बाद दूसरा रेक्टेंगल जो कि है ACDO। तो अब हमें इन दोनों का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू में बेस जो कि है AC इंटू में हाइट जो कि है BC, प्लस में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो जाएगी AO गुना में ब्रेथ हो जाएगी OD। अब यहाँ पर हम वैल्यूज डाल देंगे। वैल्यू डालेंगे तो क्या आ जाएगा? AC की वैल्यू हो जाएगी T, BC की वैल्यू हो जाएगी B माइनस में U, AO की वैल्यू हो जाएगी U और OD की वैल्यू हो जाएगी T। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस V माइनस U की वैल्यू पुट करेंगे। तो V माइनस U की वैल्यू किससे हम निकालेंगे? हमने अभी अभी जो समीकरण निकाला था V बराबर में U प्लस AT, उससे U को हम ले आएंगे V की तरफ। तो V माइनस U कितना आ जाएगा? AT। अब इसको डाल दीजिए V माइनस U की जगह पे, तो क्या हो जाएगा? S बराबर में हाफ गुने में T गुने में AT प्लस में U इंटू में T। तो यहाँ पर AT और T मल्टीप्लाई होने पे AT स्क्वायर मिलेगा और प्लस में U और T मल्टीप्लाई होके UT मिलेगा। अब अगर आप हाफ AT स्क्वायर प्लस UT लिखे या UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बात तो वही है। तो इस तरह से हमारा पहला समीकरण आ जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा समीकरण कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी हम क्षेत्रफल का इस्तेमाल ही करेंगे, परंतु इस बार हम क्या करेंगे? ट्राइंगल और रेक्टेंगल का अलग एरिया ना निकाल के इस बार हम पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? दोनों साइड को जोड़ देते हैं और हाइट से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला साइड है AO और दूसरा साइड है BD और हाइट कितनी है इसकी? OD। तो चलिए इसकी वैल्यू डाल देते हैं जल्दी से। AO की वैल्यू है U, BD की वैल्यू है B और OD की वैल्यू है T। अब T की वैल्यू क्या थी? V माइनस U अपॉन में A। हमने इक्वेशन में भी क्या किया था? इससे सॉल्व किया था जब हमने T की वैल्यू डाल दी थी। तो यहाँ पर भी हम T की वैल्यू डाल देंगे। S बराबर में हाफ U प्लस V पहले से था और T की वैल्यू आ जाएगी V माइनस U अपॉन में A। नीचे से 2A को हम ले जाएंगे S की तरफ, तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी? U प्लस V गुने में V माइनस U। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये A प्लस B गुने में A माइनस B का फॉर्म बन रहा है, जिससे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर आता था। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 2AS बराबर में V स्क्वायर माइनस में U स्क्वायर। अब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना ग्राफ और उसके बाद हमने जाना गति का ग्राफीय प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो इसके बारे में आप अपनी NCERT के गति वाले अध्याय में पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको पढ़ना है दूरी समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ और गति का ग्राफीय प्रदर्शन। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक समान वृत्तीय गति के बारे में और उसके बाद हम कुछ सवालों को भी सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है? ऑप्शन A एक समान त्वरण, ऑप्शन B एक समान गति, ऑप्शन C असमान त्वरण, ऑप्शन D असमान गति। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ के अनुसार वस्तु की गति किस प्रकार की है? ऑप्शन A एक समान त्वरण, ऑप्शन B एक समान गति, ऑप्शन C असमान त्वरण, ऑप्शन D असमान गति। क्वेश्चन नंबर 3, ग्राफ के अनुसार किसकी गति ज्यादा है? ऑप्शन A, ऑप्शन B, B, ऑप्शन C, A और B की गति बराबर है, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, वेग समय ग्राफ से दूरी का पता डैश से लगाया जा सकता है। ऑप्शन A x अक्ष, ऑप्शन B y अक्ष, ऑप्शन C क्षेत्रफल, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, ग्राफ के अनुसार वस्तु का त्वरण क्या है? ऑप्शन A 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन B 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन C ऋणात्मक, ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 A, क्वेश्चन नंबर 2 B, क्वेश्चन नंबर 3 B, क्वेश्चन नंबर 4 C, क्वेश्चन नंबर 5 A। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं।
जिसका नाम है बहुपद। हमने पाठ बहुपद को 5 भाग में बांटा है। आज हम बहुपद का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद का परिचय, बहुपद का वर्गीकरण और बहुपद के घात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है 4 गुणे x की घात 2 जमा 7x। यहाँ पर आपको 4 गुणे x की घात 2 की घातांक मिलेगी 2 और 7x जिसकी आपको कोई भी घातांक नहीं दिख रही होगी उसकी घातांक होगी 1 और ये दोनों ही संख्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। चलिए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। 5 गुणे x की घात 3 घटा x की घात 2 जमा 8x। यहाँ पर 5 गुणे x की घात 3 की घातांक है 3, x की घात 2 की घातांक है 2 और 8x की घातांक है 1 और ये तीनों ही संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक भी एक बहुपद है। मान लीजिए हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है x की भी घातांक क्या होगी 1, यानी कि x जो है हमारा वो भी एक बहुपद है। तो चलिए अब हम कुछ और बीजीय व्यंजक देखेंगे और देखते हैं कि यह बहुपद होते हैं कि नहीं। मान लीजिए हमने बीजीय व्यंजक लिया है x जमा 1/x। दूसरा व्यंजक लिया है वर्गमूल x जमा x। तीसरा व्यंजक लिया है y का घनमूल जमा y का वर्ग। अगर आप इन बीजीय व्यंजक को सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेंगे x जमा 1/x का x जमा x की घातांक घटा 1। वर्गमूल x जमा x को जब आप सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा x की घात 1/2 जमा x। जब आप y की घनमूल जमा y का वर्ग को सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा y की घात 1/3 जमा y की घात 2। अगर आप इन बीजीय व्यंजक को सरलीकरण के बाद ध्यान से देखें तो आपको इनकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, जैसे घटा 1 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/3 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है क्योंकि इनकी घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं कि चर किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। मान लीजिए हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है 3 गुणे x की घात 2 जमा 8x। यहाँ पर x जो है हमारा उसे हम कहते हैं चर। चर यानी कि जिसका मान निश्चित नहीं है, और चर की बाईं ओर जो आपको एक अचर संख्या दिख रही है उसे हम कहते हैं गुणांक, यानी कि चर का अचर गुणज को हम कहते हैं गुणांक। अब हम बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण की तरफ। यह वर्गीकरण हम पद के हिसाब से देख रहे हैं, जो कि होते हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद। वैसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उसे हम कहते हैं एक पद, जैसे 6 गुणे x की घात 2, 9 गुणे x गुणे y की घात 2, 6 गुणे z। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें केवल एक पद है, इसलिए ऐसे बहुपद को हम कहते हैं एक पद।
चलिए अब हम द्विपद का उदाहरण देखते हैं। 7 गुणे x की घात 2 जमा 6 गुणे x, 2 गुणे y की घात 3 घटा 5, 7 गुणे z घटा 9 इत्यादि। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें दो पद है और दो पद वाले बहुपद को हम कहते हैं द्विपद। आइए अब हम त्रिपद के उदाहरण देखते हैं। 5 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 3, y की घात 2 जमा 7 गुणे y जमा 1, 9 गुणे z की घात 3 घटा 8z घटा 3। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें आपको 3 पद मिल रहे हैं और वैसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिपद। चलिए अब हम एक चर वाले बहुपद को जानेंगे। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 2 जमा 5x घटा 8। इस उदाहरण में हमारा चर x है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 गुणे x की घात 2 जमा 5x घटा 8 चर x में बहुपद है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया है py जो कि बराबर है 3 गुणे y की घात 2 घटा y। यह बहुपद में चर y है। 3 गुणे y की घात 2 घटा y चर y में बहुपद है। अब हम बढ़ते हैं बहुपद की घात की तरफ। बहुपद की घात क्या होती है? एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 जमा 6 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा 5। हमें इस बहुपद की घात पता करनी है। हमें इस बहुपद की घात बतानी है, यानी कि अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बताना है। यहाँ पर हमारे पद की घातांक है 3, 2, 1, जिनमें से सबसे अधिक घात वाला पद का घातांक है 3, यानी हमारे इस बहुपद की घात होगी 3। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा 3/2। यहाँ पर अगर आप हमारे पदों के घातांक देखें तो आपको मिलेगा 2, 1, जिनमें सबसे अधिकतम घात वाला पद है हमारा 2 गुणे x की घात 2 और इस पद में x की घात है 2, यानी कि हमारे बहुपद px की घात हो जाएगी 2। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया है pu जो कि बराबर है 3/2u घटा 1। यहाँ पर हमारा अधिकतम घात वाला पद है 3/2u जिसकी घात है 1, यानी कि हमारे बहुपद की घात हो जाएगी 1। अब हम बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण की तरफ, जो कि होगी बहुपद की घात के हिसाब से। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया pu जो कि बराबर है 5 गुणे u घटा 1 और एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है x के। अगर आप इन बहुपद में देखें तो आपको इनकी घात मिलेगी 1 और वैसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं, अर्थात एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया py जो कि बराबर है y की घात 2 घटा 2 और px जो कि बराबर है 7 गुणे x की घात 2 जमा वर्गमूल 3 गुणे x जमा 5। अगर आप इन दोनों बहुपद में देखें तो आपको इनकी घात मिलेगी 2 और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्गीकरण की तरफ। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px
जो कि बराबर है x की घात 3 घटा 2 और px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 3 जमा वर्गमूल 3 गुणे x जमा 5। अगर आप इन बहुपद की घात देखें तो आपको मिलेगा 3 और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो ये था हमारा बहुपद का वर्गीकरण घात के हिसाब से। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद का परिचय, बहुपद के वर्गीकरण, बहुपद की घात। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आज की वीडियो है वास्तविक संख्याएं पार्ट 3। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। प्रमेय 1.3। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी कोई एक अभाज्य संख्या अगर किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। चलिए इसका अर्थ एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि p बराबर है 3 के तथा a बराबर है 6 के, तो a का वर्ग होगा 6 गुने 6 यानी कि 36। अब हम देखते हैं a स्क्वायर यानी कि 36 3 से विभाजित है, तो 6 यानी कि a भी 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे आगे आने वाले प्रश्नों में। चलिए देखते हैं कैसे। सिद्ध कीजिए कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि विरोधाभास का प्रयोग करेंगे। विरोधाभास का अर्थ होता है हमें सिद्ध करना है वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। फिर हम उस पर परिमेय संख्या की परिभाषा तथा अन्य परिभाषाओं का प्रयोग करेंगे और हम एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जहां कोई भी दो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे यानी विरोधाभास। तो चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम। सबसे पहले कल्पना करेंगे कि √2 यानी वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए परिमेय संख्या की परिभाषा से हम लिख सकते हैं कि √2 यानी वर्गमूल 2 बराबर है a/b के। अब जहां a तथा b सह अभाज्य संख्या है, यानी a तथा b के एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात a और b ऐसी संख्याएं हैं जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः b वर्गमूल 2 बराबर में a। पिछले समीकरण को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल किया है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है 2b² बराबर a²। अब ध्यान से देखिए इस समीकरण को। अगर हम a² बराबर में लिख सकते हैं 2 गुने में b², यानी a² के 2 गुणनखंड है 2 तथा b²। इसका अर्थ है 2 a² को विभाजित करता है, अतः 2 a² को विभाजित करता है। इसीलिए प्रमेय 1.3 द्वारा 2 a को भी विभाजित करेगा। अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं, जहां c कोई पूर्णांक है। अब a का मान जो कि 2c है प्रतिस्थापित करने पर हमें 2b² बराबर 4c² प्राप्त होगा।
अब हम यहाँ पर 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें प्राप्त होगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पर अगर b स्क्वायर बराबर में 2 गुने में c स्क्वायर है, यानी b स्क्वायर के 2 गुणनखंड है 2 तथा c स्क्वायर, यानी इसका अर्थ है 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा थ्योरम 1.3 से, जो हमने इस प्रश्न के पहले किया था। अतः a और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो है 2। हमने पहले देखा कि 2 a को विभाजित करता है और अभी हमने देखा कि 2 b को भी विभाजित करता है, तो यहाँ a और b में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। पर जब हमने परिमेय संख्या की परिभाषा लगाया था तो हमने लिखा था कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपको भी किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए यही सारे स्टेटमेंट्स और यही सारे स्टेप्स का प्रयोग करना है। तो आप इन सभी स्टेप्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लें तथा घर जाकर के अपनी NCERT की किताब से इस प्रकार के प्रश्नों का हल करें ताकि आपको स्टेप्स लर्न हो जाए। इस वीडियो में हमने सीखा अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, जिसमें हमने अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं ये सीखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं का पाठ 4। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं में 2 प्रकार के दशमलव प्रसार हो सकते हैं, शांत या फिर अशांत आवर्ती। इस अनुच्छेद में हम एक परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q, जहां पर q 0 के बराबर नहीं है, पर विचार करेंगे तथा यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे कि p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसे जानने के लिए कुछ प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणेतर पूर्णांक है। यानी x अगर कोई एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है तो x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं।
साथ ही q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का होगा तथा n और m यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक होगा। ऋणेतर मतलब जो ऋणात्मक नहीं है यानी कि धनात्मक होंगे। उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 0.375 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको 375 बटे में 1000 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के बाद। अब हम यहाँ पर 1000 यानी कि जो इसका हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3। अब हम 5 की पावर 3 से 375 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में कटता है। तो ये आ जाएगा 3 बटे में 2 की पावर 3 जो कि बराबर आएगा 3 बटे में 8। तो आप पिछले प्रमेय को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। x बराबर में 0.375 एक परिमेय संख्या है जिसको हम 3 बटे 8 यानी p बटे q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसका p/q फॉर्म जो है वहां पर q का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.6। मान लीजिए x बराबर p बटे q है, जहां p और q सह अभाज्य है। एक इस प्रकार की परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी किसी भी परिमेय संख्या के हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर है 13 बटे में 250। अब हम इस 250 यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 13 बटे में 2 की पावर 1 गुने में 5 की पावर 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का q यानी कि 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या ये शांत है या नहीं। अब हम इसमें 5 की पावर 3 है तो दोनों की पावर यानी 2 की पावर भी 3 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम 2 की पावर 2 से अंश तथा हर दोनों को गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें 13 गुने में 2 की पावर 2 बटे में 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3 मिल गया है। यहाँ हमें यही करना होता है कि हमें नीचे 2 तथा 5 दोनों की पावर को बराबर करना होता है। अब हम इसको कंबाइन करें तो ये आएगा 13 गुने में 4 बटे में 10 की पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं 52 बटे में 10 की पावर 3, जो आएगा 0.052, जो कि शांत है। तो ये शांत क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि 2 की पावर 1 गुने में 5 की पावर 3 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। जब ये 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, फिर क्या? प्रमेय 1.7। मान लीजिए x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या है। यह संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहां पर n m ऋणेतर पूर्णांक है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, यानी सरल रूप में कहे तो किसी परिमेय संख्या का हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का अगर नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होगा, अन्यथा शांत होगा।
चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 64/455 एक परिमेय संख्या है। अब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 64 बटे में 5 गुने में 7 गुने में 13, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने में 7 गुने में 13। क्योंकि 5 गुने में 7 गुने में 13 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्क्रम, जिसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है तो ये शांत है। अगर ये 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में नहीं है तो ये अशांत आवर्ती है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम संतुलन की बात करेंगे कि एक रासायनिक समीकरण को किस तरीके से संतुलित किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। संतुलन के बारे में आपने पिछली वीडियो में भी जाना था। इस वीडियो में हम संतुलन के लिए एक और उदाहरण लेंगे ताकि संतुलन को और अच्छे से समझ सकें। तो चलिए उदाहरण लेते हैं लोहे के जल के साथ प्रतिक्रिया का। लोहा यानी कि फेरस जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे का ऑक्साइड बनाता है, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। इसके साथ साथ हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो चलिए हम इसी समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हम तत्वों के रासायनिक सूत्रों को नहीं बदल सकते, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हमें याद रहेगा कि इन बॉक्स के अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, तो गलती होने की संभावना कम हो जाती है। चलिए इसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या की एक सूची बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं बाईं तरफ जो फेरस यानी कि लोहा है उसका एक अणु है, हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। वहीं दाईं तरफ की बात करें तो फेरस के 3 अणु हैं, ऑक्सीजन के 4 अणु हैं और हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे कि सुविधा के लिए हम सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो इस समीकरण में सबसे ज्यादा अणु वाला यौगिक है कौन सा? अगर हम ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, जो इस पूरे समीकरण में सबसे ज्यादा हैं। तो हम सुविधा के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित करेंगे। समीकरण में देखें तो यहाँ सारणी में हम देखेंगे कि बाईं तरफ ऑक्सीजन का 1 अणु है, वहीं दाईं तरफ ऑक्सीजन के 4 अणु हैं। तो बाईं तरफ वाले तत्व को अगर हम 4 से गुना कर दें तो ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित हो जाएगा। इसके लिए हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे। जब हम ऑक्सीजन को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन भी है। ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा, परंतु हाइड्रोजन पहले से 2 है, वो भी 4 से गुना होगा और इससे जो हाइड्रोजन है
वो 2 की जगह 8 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, अब हमें संतुलित करना है फेरस को और हाइड्रोजन को, क्योंकि ये अभी भी संतुलित नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम फेरस को संतुलित कर लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि बाईं तरफ फेरस का 1 अणु है और दाईं तरफ फेरस के 3 अणु हैं। तो अगर हम बाईं तरफ वाले फेरस को 3 से गुना कर दें तो वो संतुलित हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम जो बाईं तरफ वाले समीकरण है उसमें फेरस को 3 से गुना करेंगे। इससे जो नई सारणी बनेगी वहां पर फेरस और ऑक्सीजन दोनों ही संतुलित हो चुके हैं। अब हमें संतुलित करना है हाइड्रोजन को। जैसा कि आप देखेंगे बाईं तरफ हाइड्रोजन के 8 अणु हैं और दाईं तरफ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। तो दाईं तरफ वाले समीकरण को अगर हम 4 से गुना करें तो दाईं तरफ भी हाइड्रोजन के 8 अणु हो जाएंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे, हम दाईं तरफ वाले हाइड्रोजन को 4 से गुना करेंगे। इससे क्या होगा कि दाईं तरफ अब हाइड्रोजन के भी 8 अणु हो जाएंगे। अब अगर आप सारणी को ध्यान से देखें तो सारणी की दोबारा से जांच करने पे हम पाएंगे कि दोनों ही तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा समीकरण है अब ये संतुलित हो चुका है। तो हमारा जो संतुलित समीकरण है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। 3Fe प्लस में 4H2O, इससे हमें मिलता है Fe3O4 जो कि लोहे का ऑक्साइड है और 4H2O जो कि हाइड्रोजन गैस है। तो अब समीकरण तो संतुलित हो चुका है, परंतु अब बात आती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको और अधिक सूचनापूर्ण बनाया जा सके। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो हमें और ज़्यादा सूचना प्रदान करे? एक तरीका तो ये है कि जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसके अंदर हम अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्था को भी दर्शाएं। ये हम किस तरीके से कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई अभिकारक या फिर उत्पाद गैस की अवस्था में है तो उसके लिए हम अंग्रेजी के अल्फाबेट G का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर कोई तत्व द्रव अवस्था में है तो उसके लिए हम L का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई तत्व जलीय अवस्था में है तो उसके लिए हम AQ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जलीय अवस्था का मतलब है कि जो भी तत्व है वो जल में घुला हुआ है। उसके अलावा अगर कोई तत्व ठोस अवस्था में है तो उसके लिए S का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं जिससे ये आसानी से समझ आ जाए। उसी समीकरण को लेते हैं जिसे हमने अभी अभी संतुलित किया था। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो लोहा है वो ठोस अवस्था में होता है, तो उसके नाम के साथ में हम ब्रैकेट के अंदर S लिखेंगे। जल के साथ हम G लिखेंगे और लोहे का ऑक्साइड तो ठोस अवस्था में होता ही है तो उसके साथ भी S आएगा और हाइड्रोजन गैस तो गैस अवस्था में होती ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जल के साथ हमने G का इस्तेमाल किया है। इस G चिन्ह का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये दर्शाता है कि जो अभिक्रिया है उसमें जल का उपयोग भाप के रूप में किया गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भौतिक अवस्था दर्शाने से जो हमारा समीकरण है वो और ज्यादा सूचनापूर्ण बन जाता है। इसके अलावा कभी कभी जो अभिक्रिया होती है उसमें परिस्थितियां होती हैं जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि। हम क्या करते हैं, हम इन्हें तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन गैस के साथ तो एक यौगिक बनाती है CH3OH का। अब इस अभिक्रिया को होने के लिए 340 ATM का दाब चाहिए होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि समीकरण में इस बात को दर्शाएं तो हम क्या करेंगे कि जो तीर का निशान है हम उसके ऊपर या नीचे इस चीज को लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी कोई समीकरण को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस अभिक्रिया के लिए 340 ATM का दाब चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं। ये हैं संयोजन,
वियोजन, जिसे हम अपघटन भी कहते हैं, विस्थापन, द्विस्थापन और उपचयन एवं अपचयन, इनके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे पहले संतुलन का एक उदाहरण लिया और उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को और अच्छे से जानेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने जाना था, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है संयोजन, दूसरा होता है वियोजन यानी कि अपघटन, तीसरा होता है विस्थापन, चौथा द्विस्थापन और पांचवा होता है अपचयन एवं उपचयन। चलिए शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया को जानते हुए। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलते हैं और उससे सिर्फ एक उत्पाद बनता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। चलिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं संयोजन अभिक्रिया के। सबसे पहला उदाहरण है कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है और बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभिकारक दो हैं, पहला है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा है जल। दोनों से मिलके सिर्फ एक उत्पाद बना है जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पहला है जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इनसे हमें जल मिलता है। अब इन दोनों अभिक्रिया की बात करें तो दोनों ही अभिक्रिया में ऊष्मा मिलती है और ये ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है। सिर्फ इन दोनों में ही नहीं, लगभग जितनी भी संयोजन अभिक्रिया होती है उन सभी में ऊष्मा मिलती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है उन्हें कहा जाता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। चलिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसका पहला उदाहरण है प्राकृतिक गैस का दहन। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक दहन का उदाहरण है, तो जाहिर सी बात है कि ऊष्मा तो इसमें मिलेगी ही। प्राकृतिक गैस यानी कि मीथेन का सूत्र होता है CH4। जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ में वाटर मिलता है और बहुत सारी ऊष्मा मिलती है। इसके अलावा अगर हम श्वासन की बात करें, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं, तो ये भी ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ATP मिलता है, ऊष्मा मिलती है। चलिए अब बात करते हैं ऊष्मशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। ये ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाओं का बिल्कुल विपरीत होती हैं। ऊष्मशोषी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं
जिनमें ऊर्जा की जरूरत होती है अभिक्रिया के होने के लिए। ये ऊष्मीय ऊर्जा का शोषण करती हैं। चलिए अब बात करते हैं वियोजन की, जिसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। ये विपरीत होता है संयोजन अभिक्रिया के। वियोजन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें तत्व या यौगिक टूटकर छोटे कणों के रूप में बदल जाते हैं। यह क्रिया प्रायः उत्क्रमणीय होती है। जैसा कि हमने जाना कि इसमें एक ही अभिकारक होता है जो टूटकर एक से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे जब हमने ऊष्मा प्रदान की तो वो टूट गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रियाओं को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट को जब ऊष्मा प्रदान की तो वो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ये एक ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक तत्व था A और एक यौगिक था B, C। अब अभिक्रिया के बाद क्या होगा कि जो तत्व A है वो BC में से B को उसके यौगिक से अलग कर देगा और खुद C के साथ अपना यौगिक बना लेगा। अब यहाँ पर A B को उसके यौगिक से अलग कर सकता है या नहीं कर सकता, ये इस बात पे निर्भर करता है कि A की अभिक्रियाशीलता कितनी है। एक विस्थापन अभिक्रिया में केवल अधिक अभिक्रियाशीलता वाले तत्व ही कम अभिक्रियाशीलता वाले तत्वों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। आपको 9वीं कक्षा का रिएक्टिविटी सीरीज तो याद ही होगा। यहाँ पर इसी रिएक्टिविटी सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है पता लगाने के लिए कि विस्थापन अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। चलिए विस्थापन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, ये तो आप जानते ही हैं। तो जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है और खुद जिंक सल्फेट बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिंक ने कॉपर को सल्फेट से अलग कर दिया है। चलिए अब बात करते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया की। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला यौगिक है AB और दूसरा यौगिक है CD। अभिक्रिया के बाद जो दो नए यौगिक बने वो हैं CB और AD। ये द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं उपचयन की। अभिक्रिया के समय जब पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहा जाता है कि उसका उपचयन हुआ है। इलेक्ट्रॉन की हानि भी उपचयन कहलाती है। चलिए उपचयन का एक उदाहरण देख लेते हैं। कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत का चढ़ जाना उपचयन का एक उदाहरण है। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड कॉपर में ऑक्सीजन के योग से बना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब अपचयन की बात करते हैं। ये उपचयन का उल्टा होता है। जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहा जाता है कि उसका अपचयन हुआ है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि भी कहलाती है कि अपचयन हुआ है। चलिए अपचयन का एक उदाहरण देख लेते हैं। जब गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो वो काले रंग के कॉपर से भूरे रंग के कॉपर में परिवर्तित हो जाता है। ये अपचयन का एक उदाहरण है। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना। चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम
रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सबको आज पाठ पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने क्लास 9 में विज्ञान के पाठ गति के भाग 5 को पढ़ा और गणित के पाठ बहुपद की शुरुआत। कक्षा 10 में हमने गणित के पाठ वास्तविक संख्याएं और विज्ञान के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की पढ़ाई की। इसी के साथ हमने इन वीडियो पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी बनाया। अब देखते हैं दोस्तों कि कल हम क्या पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 9 में हम गणित के पाठ बहुपद की पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और सामाजिक विज्ञान में फ्रांसीसी क्रांति को देखेंगे। क्लास 10 में हम विज्ञान के पाठ रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की पढ़ाई करेंगे और सामाजिक विज्ञान के पाठ कृषि और दूसरे पाठ भारत में राष्ट्रवाद की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप शिक्षा दर्शन डीडी राजस्थान YouTube पर सर्च करके इस तक पहुंच सकते हैं। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।